हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास वन लाइनर सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत से वन लाइनर सीरीज के साथ 3 एमसीक्यू का सेट भी करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में इन 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। साथ ही मुगल राजवंश के बारे में पढ़ना है आपको, महमूद गजनवी, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, अरबों का आक्रमण, स्वतंत्र प्रांत जैसे कि विजयनगर, बहमनी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण होंगे, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे। और फिर इस अध्याय से, इस टॉपिक से, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, तो बस नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डिटेल्स यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हम तैयार कर रहे हैं मटेरियल वो बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया है कोशिश करेगा कि शॉर्ट में जो एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना बनता है उसी सवाल को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, आज हम इस वीडियो में गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर अगला पार्ट में सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के रूप में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक में सबसे पहले मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं आप। उसी में सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, और फिर रजिया, और फिर गियासुद्दीन बलबन के बारे में। फिर खिलजी वंश से दो वंश के बारे में पढ़ना हम लोग को, एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एक पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। फिर आएंगे हम लोग तुगलक वंश के बारे में, जिसमें पढ़ना है गियासुद्दीन तुगलक, फिर पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। जो प्रमुख जो वंश ये शासक थे उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से खिरज खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम जो शासक है दिल्ली सल्तनत का, वो है लोधी वंश। इस वंश में सबसे पहले देखेंगे बहलोल लोधी, ठीक है, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। इसके बाद फिर देखेंगे सिकंदर लोधी और फिर देखेंगे लास्ट में इब्राहिम लोधी, और इसके बाद फिर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। इसके बाद फिर आता है मुगल शासक। ठीक है, तो इतना हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन लाइनर के सीरीज के रूप में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के हैं या मामलुक वंश के हैं। इसका जो कह सकते हैं जो चला था कार्यकाल, शासनकाल कह सकते हैं 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। किसका? गुलाम वंश का। ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। जब देखेंगे वहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और फिर मुगल शासन का नींव रखी जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग आज गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, जो जिसका शासनकाल कितना से कितना है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो इस गुलाम वंश में या मामलुक वंश में सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कि 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, ध्यान रखना है कि गुलाम वंश की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 लेकर के 1210 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक ना, अगला पॉइंट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हम पॉइंट बता रहे हैं तो बस दिमाग में रखना है। इस बात MCQ के रूप में भी डिटेल्स हम लोग वहाँ देखेंगे। इस बात है कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता एवं दानी स्वभाव के कारण इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, या किसको प्राप्त है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक ना, जिसे बाद में मुख्यतः इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे देखते हैं।
ऐबक ने दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम साथ ही साथ अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ से दो तीन प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो कि कुब्बल उल इस्लाम जो है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, माफ़ी कीजिएगा दिल्ली में स्थित है। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। किसने बनवाया? तो ऐबक ने बनवाया, ठीक है ना। और ये दोनों मस्जिद था। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। सवाल ये भी आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। आप देखेंगे जितने भी ये सब राजवंश हुए, जितने भी शासक हुए, लगभग इन लोगों को जो मृत्यु हुई ना, युद्ध में कम और ये गिरने पड़ने से, सीढ़ी से गिरने से कुछ ज़्यादा ही, दब के मरने से ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह शासक के स्वरूप में गद्दी पर बैठा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि जब इनका ऐबक की मृत्यु होता है तो उसके पश्चात उसका पुत्र जो होता है आराम करने लगता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आराम नहीं कर पाता है, ठीक है। 2-4-5 महीने ही वो शासक बने रह पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है इल्तुतमिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शासक पर कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इल्तुतमिश कैसे आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका जो शासनकाल है वो है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। तो देखिए क्या हुआ कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश क्या करता है? 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है ना। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ध्यान क्या रखना है कि इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और साथ ही साथ दामाद भी था। इसके बाद देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का जब सुल्तान बना इससे पहले वह बदायूं का सूबेदार भी था, ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर सवाल आए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत का यदि देखा जाए तो शुरुआत कौन करता है? ऐबक करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। सवाल ये भी आ सकता है कि इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से राजधानी अपना कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली। अगला है, इल्तुतमिश ने अमीरों की शक्ति को नष्ट करने के लिए गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है, कि तुर्कान चहलगानी, ठीक है, ये किसने बनवाया था? संगठन किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। तो अमीरों की शक्ति को नष्ट करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था, तुर्कान चहलगानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चहलगानी जो है, तुर्कान चहलगानी जो है वो इल्तुतमिश से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ऐसा करने वाला भारत का पहला शासक था, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसा करने वाला वो भारत का पहला शासक था। पहला देखते हैं, इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की थी। मतलब एक सिंपल सा है कि सिक्कों पर ये टकसाल जो है ना वो लिखने की परंपरा शुरू की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। इक्ता प्रणाली, ठीक है, किसने शुरू की थी? तो इक्ता प्रणाली होता क्या है? ये वेतन के बदले भूमि का एक भाग होता है। देखिए अब मुगल शासन में बात करें या दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो समझना ज़रूरी होता है। तो ऐसे सब पॉइंट को हम आगे लिए हैं, उसको डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा वर्ड का क्या अर्थ होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इक्ता प्रणाली का क्या अर्थ होता है? वेतन के बदले भूमि का एक भाग, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली कर वसूल करने के लिए शुरू की थी, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली कर वसूलने के लिए शुरू की थी। अब ध्यान ये रखना है सिंपल सा कि इक्ता प्रणाली को किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? रजिया सुल्तान का। यह 1236 से 1240 ईस्वी तक ही रह पाती है, मात्र 4 सालों तक ही रह पाती हैं, ठीक। ज़्यादा समय तक ये नहीं रह पाती हैं। वजह इसके पीछे ये था
कि जब रज़िया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी तो बाकी जो लोग थे, तो जैसे जो राजा रानी होती है तो उनके सामने सर झुकाना होता है। तो इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि या फिर लोगों को सोच ये था कि लेडीज़ होकर के उनके सामने सर क्यों झुकाएं हम, तो सभी से मतलब कि थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिए थे। तो और जिस तरह से रज़िया सुल्तान का रहन सहन था, पहनावा था, बिल्कुल मर्दों की तरह था, है ना, पहनावा ओढ़ावा जो बिल्कुल जो था। तो इस तरीके से बाकी चीज़ें उन्हें बाकी लोगों की समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो जिस वजह से ज़्यादा दिन तक ये नहीं रह पाती हैं और फिर बाद में इनको हत्या करी जाती है वैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। ठीक है, ध्यान रखना है, रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। वजह हमने बता दिया कि कारण क्या था इसका, इसीलिए आगे चल के देखेंगे कि रज़िया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि यदि वो अगर मर्द होती, ठीक है, पुरुष होती, तो मे भी हो सकता था कि वो इतिहास में सबसे कह सकते हैं एक शक्तिशाली और बलवान मतलब कि माने जाती रज़िया सुल्तान, मतलब कह सकते हैं बड़े शासकों में उनके गिनती होता। चलिए आगे देखते हैं। ग्वालियर के अभियान से वापस आने पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रज़िया पद पर नियुक्त किया। क्या है कि ग्वालियर के अभियानों से वापस आने पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रज़िया पद पर नियुक्त किया था। ठीक, रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर, जिसे कहा जाता है आसुसाला का प्रधान, पद पर नियुक्त किया। रज़िया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कबीर खां तथा दूसरा विद्रोह अल्तुनिया, जिसे भटिंडा गवर्नर जो था, द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे कि रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। ध्यान रखना है कि रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। आगे देखेंगे, असंतुष्ट तुर्क अमीरों ने रज़िया की अनुपस्थिति में बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। किसे घोषित किया गया था? बहराम शाह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असंतुष्ट लिखा है ना, असंतुष्ट लोग थे इस रज़िया सुल्तान से, तो उसकी अनुपस्थिति में देखेंगे कि बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के दौरान रज़िया सुल्तान बहराम शाह से पराजित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के दौरान रज़िया सुल्तान बहराम शाह से क्या होता है, पराजित हो जाती हैं। आगे देखेंगे कि 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के समीप डाकुओं द्वारा इसे हत्या कर दी जाती है। ठीक, एल्फिंस्टन के अनुसार, देखिए लिखा है ना कि एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रज़िया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन के बारे में 1265 से लेकर के 1286 तक इनका चलता है शासनकाल। पॉइंट है, इलवारी तुर्क बलबन का मूल नाम या प्रारंभिक नाम बहाउद्दीन था। क्या ध्यान रखना है, किलवारी तुर्क जो था बलबन, उसका मूल नाम या प्रारंभिक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे प्रारंभिक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। आगे देखेंगे, इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता परखकर 40 अमीरों के दल में स्थान दिया। इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता परखकर 40 अमीरों के दल में स्थान दिया। इसके बाद रज़िया के काल में उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, सुल्तान नसीरुद्दीन ने बलबन को अपना नायबे मुमालिक यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आगे देखेंगे, 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। इसे दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। किसे? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है ना ये सुल्तान, इसे दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, बलबन अपने आप को तुर्की वीर अफरासियाब का वंशज मानता है। बलबन ने दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम जारी किया था। ठीक है, ध्यान रखना है कि बलबन ने दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम जारी किया था। ठीक है, तो ध्यान ये रखिएगा, सवाल आ सकता है कि सिजदा और पैबोस का नियम किसने लाया था? ठीक है, तो ये किसने लाया था? बलबन ने लाया था। ठीक, यहाँ पे एक अर्थ जानना होता है कि सिजदा और पैबोस का क्या अर्थ है। तो NCERT बुक उठा कर देखेंगे, क्लास 7 का हिस्ट्री बुक, तो वहाँ साफ लिखा हुआ है सिजदा का मतलब होता है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, जबकि पैबोस का क्या अर्थ होता है? पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिजदा और पैबोस जो है वो बलबन ने इसको लेकर के आया था। चलिए आगे देखते हैं।
बलबन ने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया। दरबार में बलबन ने हंसने, मुस्कुराने तथा मद्यपान को निषेध कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दरबार में किस शासक ने हंसने, मुस्कुराने और मद्यपान को निषेध कर दिया था, तो वो भी कौन था? बलबन था। सिजदा पैबोस को किसने लाया? तो ये भी बलबन ने ही लाया था। नौरोज जो पर्व है उसको मनाना किसने प्रारंभ किया? तो ये भी बलबन होगा। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। ठीक है, तो बलबन क्या किया था कि अपने विरोधियों को प्रति कठोर रवैया दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति को पालन किया था। आगे देखेंगे कि बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलबन ने तुर्कान एवं चिहलगानी का दमन किया था। बाकी शुरू किसने किया था? तो याद होगा, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तुर्कान ए चिहलगानी शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और दमन कौन कर रहा है? बलबन। बल पर लगाकर ताकत करके इसको दमन कर दे रहा है। ठीक, आगे देखेंगे कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन एवं अमीर खुसरो रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलबन ने राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ठीक है, की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। ध्यान रखिएगा, बलबन जो है वो राजत्व का दैवीय सिद्धांत की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। ठीक है ना। आगे देखेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कयूमर्स था। ठीक है, गुलाम वंश यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। इसका अंतिम शासक कौन होता है? शमसुद्दीन कयूमर्स होता है। तो अंतिम शासक के बारे में उतना डिटेल्स हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ ये जानना है कि अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लोग देख रहे थे ना, ये गयासुद्दीन बलबन। तो इसके बाद फिर ये कौन आता है? यहाँ पे आता है शमसुद्दीन कयूमर्स आता है। इसके बारे में इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको याद रखना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो शमसुद्दीन कयूमर्स था। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि अब आता है यहाँ पे गुलाम वंश, जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासन लोग का चलता है, गुलाम वंश का। ठीक है, यहाँ पे गुलाम वंश नहीं होगा, यहाँ पे खिलजी वंश होगा। थोड़ा सा रुकिएगा, इसे हम करेक्ट करते हैं। चलिए, अब सही है, ये खिलजी वंश है। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक चला था खिलजी वंश का शासनकाल। ठीक है ना। और यहाँ पे तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कयूमर्स था। फिर गुलाम वंश कहाँ से आएगा? अब आएगा खिलजी वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे खिलजी वंश में सबसे पहला शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि 1290 से लेकर के 1296 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी सन 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक, सवाल आ भी सकता है कि पहला सवाल ये हो सकता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, कब बैठा था दिल्ली के सिंहासन पर? तो 1290 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसने दिल्ली के नागरिकों से भय के कारण अपना राज तिलक दिल्ली के निकट किलो खरी में करवाया था। ठीक है, मलिक छंजू, जो बलबन का भतीजा था, ने जलालुद्दीन के विरुद्ध असफल विद्रोह किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलिक छंजू जो था बलबन का भतीजा था, ये जलालुद्दीन के विरुद्ध असफल विद्रोह का प्रयास भी किया था उसने। फिरोज खिलजी ने 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस इतने आपको ध्यान में रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था। ठीक है, ये खिलजी वंश का संस्थापक था और साथ ही साथ 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और बाकी दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा इससे पॉइंट यहाँ पे नहीं बन रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खिलजी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसका शासनकाल चलता है 1296 से लेकर 1314 ईस्वी तक, याद रखना है यहाँ पे। चलिए डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर सिकंदर की भांति विश्व विजय करने के लिए सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर के सिकंदर की भांति विश्व विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अलाउद्दीन भी बलबन की भांति अपने को पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अलाउद्दीन भी बलबन की भांति अपने को पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। सुल्तान ने सैनिकों की हुलिया लिखने तथा घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चालू की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ने सैनिकों की हुलिया लिखने तथा घोड़ों पर दाग
लगाने की प्रथा चालू की थी। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला पॉइंट लेते हैं। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद मुमालिक था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? बरीद मुमालिक कहलाता था, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लेते हैं। अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाताओं को नियुक्त किया जिन्हें मुनहियन या मुहनी कहते थे। ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे, सबका हम अलग से नोट्स बना के रखें। ठीक है, वहाँ पे लोग डिटेल्स देख लेंगे। आगे देखेंगे। स्वराज अदालत निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। आगे देखेंगे। 1301 ईस्वी में गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, आगे देखेंगे। गुजरात के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक हमीरदेव पराजित हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। मलिक काफूर 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल को पराजित किया था। ठीक है, तो सब ध्यान रखिएगा पॉइंट को कि मलिक काफूर 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल को क्या किया था? पराजित किया था। मदुरै में मलिक काफूर ने सुंदर पांडव का पक्ष लेकर वीर पांडव को पराजित किया था। आगे देखेंगे कि अलाउद्दीन के दरबार में अमीर हसन देहलवी तथा अमीर खुसराव जैसे विद्वान रहते थे। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर हसन देहलवी तथा अमीर खुसराव जैसे, अमीर खुसरो होना चाहिए यहाँ पे, अमीर खुसरो जैसे विद्वान रहते थे। आगे देखिएगा। अलाउद्दीन ने सौरी का किला तथा 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजे का दिल्ली में निर्माण कराया। ठीक है, इसे हौज खास भी उसी का देन है, ये ध्यान रखना है कि हौज खास जो है उसी का देन है, कि अलाउद्दीन का ही देन है ये हौज खास। अलाई दरवाज़ा ये ध्यान रखना है जो कि दिल्ली में, 1000 खंबा महल ये ध्यान रखिएगा, सौरी का किला ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी अलाउद्दीन ने बनवाया था। आगे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे है ना, सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था में जो जो वर्ड का प्रयोग किया गया था उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे कि एकता है, एकता का क्या अर्थ था? तो कहता है सुल्तान द्वारा विशेष शर्तों पर व्यक्ति विशेष की भूमि या भूमि का लगान आवंटित करना, ये एकता कहलाता था। इस वक्त ख्वाजा क्या होता था? तो ख्वाजा का पद गवर्नर के लिए प्रयोग किया गया। बलबन ने प्रत्येक प्रांत में गवर्नर पद पर अपने पुत्रों को नियुक्त किया जिन्हें ख्वाजा कहा गया। ठीक है, इस बात है खालिमा। खालिमा क्या होता था? तो जो भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी तथा जिसके वसूले गए लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। ज़कात क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर जो संपत्ति का 2.5% होता था। ज़कात क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जो संपत्ति का 2.5% हुआ करता था। ठीक है, जजिया क्या था? तो गैर मुसलमानों से जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के एवज में वसूल किया जाने वाला ये कर था, जजिया कर। ठीक है, तो गैर मुसलमानों से जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के एवज में वसूल किए जाने वाला ये कर था, जजिया कर। खराज क्या था? तो ये भूमि कर जो उपज का 1/3 भाग होता था। ठीक है, खराज किया था तो ये भूमि कर था जो कि उपज का जितना भी उपज होता था उसका 1/3 भाग होता था। इस तरह खम्स था। खम्स क्या है? ये तो युद्ध में लूटे गए धन जिसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। खम्स जो था इसका अर्थ ये होता था कि युद्ध में लूटे गए धन जितना भी होता था उसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जैसे कि 5 रुपया लूटा गया तो उसमें से 4 रुपया सैनिकों में बांट दिया जाता था। इसके बाद था आमिल। आमिल क्या था? तो ये राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था। जैसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं ना आमीन, तो उस समय आमिल होता था जो कि राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था उस समय। इस बात है हक ए सर्व। ये क्या था? तो नहरों द्वारा सिंचाई भूमि पर लगाए जाने वाला सिंचाई कर था। हक ए सर्व क्या था? तो नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर लगाए जाने वाला सिंचाई कर था ये हक ए सर्व। इसके बाद है फिरोज खिलजी के समय में लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जो मुगलपुर में बस गए नवीन मुसलमान कहलाए। अब सवाल है कि नवीन मुसलमान कौन थे? तो ये फिरोज खिलजी के समय में लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था जो मुगलपुर में बस गए थे, उसे ही नवीन मुसलमान कहे गए या कहलाए। ठीक है, इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने जो अवध का सूबेदार था ने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण था। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अवध का सूबेदार भी था
ने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में होने वाला पहला आक्रमण भी था ये। तो ये इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वंश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और जब पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तो वहाँ से फिर उसके बाद 100 प्रश्नों का हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पसंद आया हो तो, और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।